दोस्तों, बात करें अगर पिछले ज़माने की, पुराने ज़माने की कुछ, तो एक लड़की का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। आज़ादी नहीं थी, ना पढ़ने की, ना वैसे घूमने की, कहीं बाहर निकलने की। लेकिन समय की बात है, ज़माना बदला। आज वही लड़की, वही एक पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। बात करें अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, जो इंडिया की सबसे बड़ी ऊंची एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, हमारे साथ इसका जीता जागता उदाहरण है हर्षिता शर्मा, 2324 बैच की आईएएस। आइए रूबरू होते हैं उनसे, बात करते हैं कि उनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। कब से आपको लगा कि स्कूलिंग टाइम से या बाद में कैसे आप इंस्पायर हुए कि आईएएस में जाना है? मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में अपने स्कूल टाइम में ही पता चला था। 2011 में जब मैं 11th क्लास में थी, तो उस टाइम में मेरे पापा ने मुझे इसके बारे में बताया था, सर्विसेज के बारे में, कि ऐसे करके कुछ सर्विसेज होती हैं, पर इसकी डिटेल जो होती है कि ये सर्विस जो सोसाइटी में क्या बदलाव लेकर आ सकती हैं, उस बारे में मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हम छोटे शहर से हैं तो इतना मालूम नहीं होता था। लेकिन जब मैं दिल्ली पढ़ने ये गई। आप यहाँ की बात कर रहे हो, राजपुरा की? जी, मेरी जो स्कूलिंग है वो राजपुरा में हुई थी। इतना आइडिया नहीं था कि सर्विसेज का जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी में किस लेवल तक जा सकता है। फिर जब मैं दिल्ली में गई अपनी पढ़ाई करने, मैंने अपनी ग्रेजुएशन और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी। तो उस दौरान मुझे ये मालूम हुआ कि देश की पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, कैसे हमारी सोसाइटी में जो इतनी सारे इश्यूज हैं उसको बदलाव की ज़रूरत है, और उस बदलाव के लिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सकते हो और अपना योगदान दे सकते हो। वाइडर पर्सपेक्टिव की बात करें, जो आपने जी कहा पॉलिटिकल इश्यूज, अदर इश्यूज, जी। तो आपको क्या लगा, क्या ऐसा पॉलिटिकल इश्यूज आपको खास तौर पे एक दो कोई ऐसे, और दूसरे मुद्दे जिसकी आप बात कर रहे हो उसके बारे में क्या? देखिए, सबसे पहला इशू मुझे लगता है, एक महिला होने के नाते में मुझे ये लगता है कि महिलाओं के साथ जो हमारे देश में अभी तक उस लेवल की जो एक इक्वालिटी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई है, चाहे आप एजुकेशन में ले लीजिए, हेल्थ सेक्टर में ले लीजिए, पॉलिटिक्स में ले लीजिए, कहीं किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को उठाएं तो हमारे पास एक पैरिटी नहीं है अगर मेल और फीमेल का देखें हम। तो एक ये सबसे बड़ा मुद्दा था जो मैंने देखा। इनफैक्ट जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, तो हमारा जो बैच था उसमें 1/3 फीमेल्स थी, रेस्ट इट वाज मेल। तो एजुकेशन में भी फीमेल्स आगे नहीं आ रही थी, एनरोलमेंट ही नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, जबकि हम अर्बन सेक्टर की बात कर रहे हैं। रूरल सेक्टर में तो हालात और ख़राब हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो हमारी गवर्नेंस प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा स्लो है कि जो जो बेसिक डिलीवरी प्रोसेस है सर्विसेज का, वो पहुंच ही नहीं पाता आम लोगों तक। तो उनको इतनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं। तो तीन मुद्दों पे आपने बात किया, पॉलिटिकल इश्यूज, जी इक्वालिटी, जी एक अभी जो आप बात कर रहे हैं जी। गवर्नेंस की। तो आप एज आईएएस हम्म। कैसे आप इसको देखते हैं कि आप इसको कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे के इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? पॉलिटिकल इश्यूज सबसे पहले। पॉलिटिकल इश्यूज, देखिए सबसे पहले पॉलिटिकल इश्यूज में अधिकारी का काम इतना होता है कि जो पॉलिटिकल विल है वो उसके सपोर्ट में रहे तो वो काम कर सकता है अगर मेरे ना रहे हिस्से। तो आपके पास जैसे सबसे अच्छा उदाहरण इसमें टीएन सेशन सर का है। पॉलिटिकल विल नहीं थी उनके साथ, लेकिन फिर भी वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आए। तो बस ऐसे ही ऑफिसर्स को रोल मॉडल मानकर मैं काम करूंगी अपनी कंट्री के लिए। अनदर एग्जांपल सत्येंद्र दुबे सर, पॉलिटिकल विल नहीं थी, बट उनके उनके पास जो डिस्क्रिशन था उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है, उसके तहत जो भी मेरी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके हिसाब से मैं काम करूँगी। करप्शन को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि मेनली क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है और उसके बैकग्राउंड में हमेशा करप्शन का मुद्दा रहता ही है, तो उसको कैसे आप ओवरकम करें? करप्शन तो एक दीमक की तरह है, मैं उसको एक दीमक की तरह ही देखती हूँ।
और उसको कम करने का सीधा साधा सॉल्यूशन जो है वो है एजुकेशन फर्स्टली। तो एजुकेशन डीप रूटेड होनी चाहिए पहली। दूसरा है हमारा इतना स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए कि लोगों को डर लगे कि करप्शन जो है वो उनको जेल पहुंचा सकता है। बात यही नहीं खत्म होती कि ऐसा होना चाहिए, जी वो तो नहीं है। जी। उसके लिए आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? देखिए सबसे पहले अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो हमारे देश में राइट टू इंफॉर्मेशन का जो एक्ट है, एज एन हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैं ये करूँगी कि जो आरटीआई है वो सही तरीके से ट्रांसपेरेंट रूप से इम्प्लीमेंट हो पहले। दूसरी चीज़ मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में डिजिटलाइजेशन प्रमोट करूँगी, क्योंकि डिजिटल जो फुटप्रिंट होता है वो ट्रांसपेरेंसी का दूसरा रूप होता है। तो उससे क्या होगा कि जितने भी जो कैश में ट्रांसफर्स हो रहे हैं जो कि एक तरीके का ब्लैक मनी को सपोर्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ें डिजिटलाइजेशन से कर्ब हो सकती हैं। तीसरी चीज़ जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए जो एक्ट बना हुआ है, पीओसीए एक्ट हमारे देश में, उसका राइट तरीके से इम्प्लीमेंटेशन। जहाँ पोस्टेड होंगे वहाँ पे आगे प्लान करें। तो बात करते हैं इक्वलिटी जी। उसके बारे में आपका क्या, कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? इक्वालिटी एक नॉर्मल टर्म है, पर इक्वालिटी बहुत सारे लेवल्स पर होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर इक्वालिटी, मेल और फीमेल में अभी तक इक्वालिटी है नहीं। तो इसको सीधी तरीके से सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है फीमेल्स की एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली द फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ द विमेन। वो तभी आएगी जब उनके पास सही तरीके की एजुकेशन होगी। दूसरा स्किल डेवलपमेंट पर जोर दूंगी मैं। ये मेरे को लगता है कि स्किल डेवलपमेंट जो है फीमेल्स के लिए एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का सोर्स रहेगी। दूसरी चीज ये है कि इक्वालिटी फाइनेंशियल के साथ साथ आपके पास सोशल इक्वालिटी भी होनी चाहिए। जैसे हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि पेट्रियार्कल माइंडसेट है, हमेशा से रहा है और आज भी वो इतना डीपली रूटेड है कि नहीं हट रहा। इनफैक्ट फीमेल्स तक को इम्पैक्ट कर चुका है। तो वो पेट्रियार्कल माइंडसेट को हटाने के लिए ही काम करना पड़ेगा, अवेयरनेस। और सबसे उसके लिए जो सबसे सीधा सॉल्यूशन है फिर से एजुकेशन ही। जो अब जो नई जनरेशन आ रही है वो राइट तरीके से एजुकेट होगी तो ये जो पुराने जो स्टीरियोटाइप्स हैं महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, लड़कियों की पढ़ाई को लेकर, उनके आगे बढ़ने को लेकर, ये सब सोसाइटी से दूर हो जाए। तो मैं उसी डायरेक्शन में ही काम करूँगी। गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का तो देखिए सबसे जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है क्विक डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज। तो उसके लिए आपको क्या करना है, या गवर्नेंस में जितने भी अधिकारी बैठे हैं उनको ये करना चाहिए कि एक तो सिटीजन चार्टर बनाए कि सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए। और दूसरी चीज है टाइमली ऑडिट कि सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट वो क्या सही तरीके से काम भी कर रही है कि वो बस पेपर पर है। तीसरी चीज है जो जो इससे जो सर्वे से जो डेटा निकल कर आया है उसको सही तरीके से प्रमोट करो फिर थ्रू डिजिटलाइजेशन, क्योंकि वही है डायरेक्टली जो आपको क्विक सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि हम एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जो कि बहुत ही क्विक रिप्लाई दे सिटीजन्स के ग्रीवेंस को लेकर। तो ये एक सीधा साधा सॉल्यूशन है, पर ये जितना सीधे तरीके से बोले जा रहे हैं उतने सीधे ये है नहीं, क्योंकि जो प्रोसेस है गवर्नेंस का वो अपने आप में स्लो है। तो मुझे लगता है कि ये एक अधिकारी का एक दायित्व भी है और साथ ही साथ उनकी ये मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो जितने भी लोग जो सर्विसेज में आ रहे हैं उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि रिफॉर्म्स के साथ साथ उनको भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। बात फिर से करते हैं करप्शन जी डीप रूटेड है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों ने अब इसके बारे में बात करनी बंद कर दी। They have taken it as a way of life. क्या मैं कहीं काम जा रहा है तो पैसे देने होंगे, उसको कैसे आप
रिक्रूट करेंगे कि लोग आवाज़ उठाएं। आज एक चुनाव के दिन में भी ये मुद्दा नहीं उठा। कोई पॉलिटिकल पार्टी से ये सवाल नहीं करता कि आप करप्शन कैसे देख रहे हो। देखिए, जो गवर्नेंस में जो लोग बैठे हैं, अगर वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं या ऐसे उनकी कुछ डिमांड्स हैं, सबसे पहले तो वो सिविल सर्विस रूल्स के अगेंस्ट है, तो दे आर ऑलरेडी वायलेटिंग द लॉ। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई ऐसा इंसान पकड़ा जा रहा है जो ऐसी डिमांड्स कर रहा है, उनके अगेंस्ट सीधे सीधे एक्शन होने चाहिए। जैसे कि उनकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस, उसमें आप ये क्लॉज डाल दीजिए कि ये जो इंसान है वो करप्शन में इन्वॉल्व था, या फिर डायरेक्टली रिमूव देम फ्रॉम द सर्विसेज, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो कि करप्शन को प्रमोट करते हैं या फिर जो लोगों को इस तरीके से परेशान करते हैं। क्योंकि जो एक आम इंसान है वो ये जो करप्शन का जो प्रोसेस है वो उससे डील नहीं कर सकता, और इनफैक्ट मैं कह रही हूँ करना भी नहीं चाहिए इन सब चीज़ों से डील, क्योंकि करप्शन की कोई सीमा नहीं है। एक पॉइंट आएगा फिर उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो दिस इज लाइक ब्रीडिंग प्रोसेस। तो मुझे लगता है कि इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन यही है कि जो लोग भी इस चेन में इन्वॉल्व हैं उनको ही सर्विस से बाहर निकाल देना चाहिए। तो उसके लिए जो है हमें बहुत ही सख्त रूल्स की और बहुत ही सख्त लॉ की रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज, डू यू थिंक कि ऐसे कानून नहीं है? मुझे लगता है कि कानून है पर कानून में लूप्स हैं, या फिर जो जुडिशियल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो वो क्या है कि जो जुडिशियल केसेस चल रहे हैं वो चलते ही जा रहे हैं सालों साल। अब वो उस इतने टाइम में तो जो इंसान जिसने करप्शन में इन्वॉल्व था वो अपनी रिटायरमेंट की एज तक पहुंच जाता है। तो ये गवर्नेंस का जो है ना एक बहुत बड़ा लूप होल है। तो जो एक सीमा होनी चाहिए, एक सीलिंग होनी चाहिए कि 100 दिन में या 90 दिन में जो है ये केसेस को सॉल्व करो। एक स्पेशल बेंच होनी चाहिए कोर्ट की जो कि ऐसी चीज़ों को डील करे और ऐसे केसेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके उनको डिस्पोज ऑफ करे। ये थे देश के मुद्दे। जी, ग्रेजुएशन में आपका क्या सब्जेक्ट क्या है, किस स्ट्रीम में किया आपने? जी मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों जूलॉजी सब्जेक्ट से हुई है। जी, तो आईएएस में कौन सा सब्जेक्ट है? सेम ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी। या तो कहीं से कोचिंग? नहीं, ज़ूलॉजी वगैरह आईएएस के? सिविल सर्विसेज के लिए भी एज सच कोचिंग नहीं ली थी मैंने। जी मैंने इकोनॉमिक्स जो मेरा कभी सब्जेक्ट नहीं रहा है, स्कूलिंग में भी नहीं रहा और उसके बाद तो फिर नहीं था, तो उसके लिए मैंने स्पेसिफिक क्लास ली थी, बट वो क्लास डिसरप्ट हो गई इवेंचुअली क्योंकि कोविड आ गया था और मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और उसके बाद तो जो है मैंने घर पर रहकर ही पढ़ाई करी थी। और जो अपनी मेंस की ज़रूर जो है मैंने टेस्ट दिए थे। जी, और जो इंटरव्यू के जो पर्सनालिटी टेस्ट के जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं कुछ इनके साथ कोचिंग वालों के साथ मैंने लगाए थे दिल्ली में ही। आपको फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ? सॉरी, फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ आईएएस? जी ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, Third पर attempt। इसी में ही मेरे जो तीनों स्टेजेस हैं वो एक साथ क्लियर हुए थे। जो मेरा क्या फील हुआ आपको जब दो स्टेजेस में आप यू ड्रॉप्ड? जी the failure is something that one cannot accommodate, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसी कुछ फीलिंग्स नहीं होती उसको, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, इतनी कंफ्यूजन होती है दैट यू डोंट नो दैट हाउ टू रिएक्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि एवरीवन टॉक्स अबाउट सक्सेस। आई मीन जब रिजल्ट आया तो पीपल वर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड, बट जो इतने सारे बच्चे जो फेलियर की तरफ हैं अभी, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हाउ टू डील विद द फेलियर। आपको क्या फील हुआ मन में, जैसे कैसे? फेलियर जो है ना, मुझे लगता है कि इनिशियली आपको ऐसा फील होता है कि आपको डाउट आएंगे आपकी पढ़ाई को लेकर कि क्या मैं सही डायरेक्शन में भी हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं थी, ना फ्रेंड्स की तरफ से ना फैमिली की तरफ से। इट वाज माय सोल प्रिपरेशन, सो इतने डाउट्स थे। बट
जब 3-4 दिन के बाद मैंने एनालाइज किया तो उसी फेलियर से ही मैंने सीखा। ये जो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने इम्प्रूवमेंट करी थी, ये वहीं से ही मैंने एनालाइज करके सीखा कि तब मुझे क्या नहीं करना मन चाहिए। में आया थर्ड अटेम्प्ट के बाद कि अभी कहीं ऐसा नेगेटिव हो गया तो? मन में मैं आपको बताऊं नहीं आया था, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन थर्ड अटेम्प्ट में इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी कि मुझे इस चीज़ की श्योरिटी थी दैट मुझे सर्विस मिल जाएगी। बट आई वॉज नॉट, आई वॉज होपिंग फॉर द बेस्ट बट आई वॉज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये माइंडसेट मुझे लगता है हर एस्पिरेंट का होना चाहिए, बिकॉज अनप्रडिक्टेबिलिटी इज द पार्ट ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। वो तो हमेशा है ना कि अगर आप बस सोच के ही चलते हो, आगे बढ़ते हो, तो कोई डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ थिंग कुछ नहीं होता। नहीं होता बिल्कुल। दो है पार्ट, जब एक तो लोग ऐसे हैं जिनको इस, जैसे आपको भी नहीं अवेयरनेस थी ना पेरेंट्स की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, कहीं से भी, तो ऐसे लोग बहुत हैं जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। एक उनके लिए आप क्या कहेंगे? दूसरी बात, जो लोग अपीयर हो रहे हैं उनको आप कैसे मोटिवेट करोगे? दोनों साइड। जिन लोगों के को इसके बारे में जानकारी नहीं है या या फिर बात कि वो कर सकते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन देख लो, परसेंटेज मार्क्स देख लो, हमें लगता है देख के कि ये कर सकता है। जी, देखिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज नॉट लिमिटेड टू परसेंटेज मार्क्स फर्स्टली। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं who are excelling in their academics but if they face failure in the exam, क्योंकि इस एग्जाम में एक होलसम पर्सनालिटी की रिक्वायरमेंट होती है मुझे लगता है। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके परसेंटेजेस नहीं भी हैं या वो एक एवरेज स्टूडेंट है, वो भी सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। बट द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट इज योर पैशन, योर डेडिकेशन टुवर्ड्स योर नेशन and determination that you can do it, because it is a long process. तो आप में वो धीरज होना चाहिए, that the requirement of the perseverance is the utmost necessity, क्योंकि 16 month long cycle है एक एग्जाम का एक बार, तो इतना पेशेंस आप में होना चाहिए। एंड गॉड फॉरबिड देयर कैन बी मल्टीपल अटेम्प्ट्स यू हैव टू सी। कभी कभी जो बच्चे हैं वो इंटरव्यू स्टेज तक जाते हैं और उसके बाद दे हैव टू फेस द फेलियर। तो आपको अपना हेड इतना स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ेगा दैट ओके आई कैन डू इट। तो ये सेल्फ बिलीव होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी जो है इवेंचुअली आप पर बिलीव करना बंद कर दे। तो ये सेल्फ बिलीव की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, परसिवरेंस, डेडिकेशन, दैट्स द मंत्र। इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज है? मेरी हॉबीज रही हैं बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेलती थी, और उसके अलावा मधुबनी पेंटिंग्स मेरी हॉबी में रही हैं। मैंने उसको अपने सिविल सर्विस के थोड़ा इसको इलाबोरेट करेंगे? मधुबनी हर कोई नहीं समझेगा। ओके, तो मधुबनी पेंटिंग इज अ फॉक पेंटिंग, जो कि मधुबनी रीजन है बिहार में, वहाँ की फॉक पेंटिंग है। द पेंटिंग इज वेरी फेमस इंटरनेशनली ऑल्सो, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे रखा है, बिकॉज दैट पेंटिंग इज वेरी प्रोमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज कल्चर। सेकेंडली मधुबनी जो है वो बहुत ही ब्यूटिफुल पेंटिंग रहती है, क्योंकि उसमें बॉर्डर्स बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं। दूसरी चीज ये है कि उसके कलर्स इतने प्यारे होते हैं दैट इट अट्रैक्ट्स द आई ऑफ द पीपल हूएवर इज वाचिंग दैट पेंटिंग। और उसमें एक और पेक्यूलियर चीज ये है कि सिर्फ महिलाएं जो हैं वो ही उस पेंटिंग को बनाती हैं। तो इनिशियली ये फॉक में है, वहाँ के कल्चर में है, जो जैसे ऑस्पिशियस ओकेजन्स होते हैं, जैसे किसी की शादी है, गोद भराई है, बच्चा हुआ है, तो ये महिलाओं के जो रिचुअल्स रहे हैं, तो उसमें दीवार पे वो पेंटिंग बनाते थे। तो अलग अलग टाइप की पेंटिंग है कि जैसे शादी हुई है तो उसके बाद जो दूल्हा और दुल्हन का जो कमरा होता था उसमें पेंटिंग बनाई जाती थी, इट इक्वलाइज टू अ फर्टिलिटी कल्ट। तो ऐसे करके ये हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो ये जो पेंटिंग थी इसके बारे में मुझे मेरी एक फ्रेंड रही हैं ग्रेजुएशन के टाइम पर, वो बिहार रीजन से बिलोंग करती थी,
उन्होंने मुझे बताया था, तो तब से मुझे उस पेंटिंग की तरफ एक अट्रैक्शन रहा था। मैंने इवेंचुअली उसको अपने जो लेजर टाइम मिलता है जब आप फ्री होते हो स्टडीज से, उस टाइम पर मैंने उसको ड्रॉ किया था, क्योंकि उसके लिए आपको एक प्रोफेशनलिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक फ्री हैंड ड्राइंग भी करोगे तो मधुबनी चलेगी। और बैडमिंटन मैं खेलती थी हर दिन, करीब आधा या 1 घंटा। ये इसलिए था क्योंकि क्या होता है कि कोविड के बाद मैं इतना ज़्यादा आइसोलेटेड थी, तो मैं थोड़ा सा परेशान रहने लग गई थी घर में रहते रहते। तो इस वजह से मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया, फॉर मोर इंटरेक्शन, फॉर मोर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ स्टेबिलिटी। Any taste for books? टेस्ट फॉर द बुक्स, वेल मेरे पास एकेडमिक्स जो है Other than उनकी academic. बुक्स ही, Other than academic. एकेडमिक्स के अलावा मैंने जो है एज सच कोई बुक्स फिलहाल नहीं पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी, एनिमल फार्म है, एक वो पढ़ी थी। दूसरा व्हाई आई एम हिंदू, वो मैं आई एम ऑन इन द मिड ऑफ द बुक, अभी मैं पढ़ रही हूँ। शशि थरूर जी की बुक है वो, व्हाई आई एम हिंदू। इंटरव्यू देते समय कहीं नर्वसनेस नहीं हो? यूपीएससी का इंटरव्यू जो है उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि आपको नर्वस नहीं होना है, बट दैट इज नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर कि आप नर्वस हो जाते हो। आफ्टर ऑल इट इज दी वेरी बिग डे फॉर एनी पर्सन। तो हाँ, नर्वसनेस का एक एस्पेक्ट, बट उसको मैंने कवर कर लिया था क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस करी थी, इसी चीज़ की प्रैक्टिस करी थी कि नर्वस नहीं हूँ। क्योंकि क्वेश्चंस का जो कॉकटेल है वो तो मुझे, मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती। हाँ, ये होता है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म तैयार कर लो, अपना प्रोफाइल तैयार कर लो, बट करंट अफेयर्स में तो पैनल कुछ भी पूछ सकता है, तो उसमें आप इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बट एक चीज़ की आप श्योरिटी रख सकते हो कि आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से मेंटेन करके जाओ। तो नर्वसनेस को मैंने कंट्रोल किया था। दूसरा, मैंने एक चीज़ अपने बिहेवियर में डाला था कि ऑनेस्ट रहना है अपने आंसर्स में। तो जो मैं बताऊंगी वहाँ पर, इट वुड बी विथ अटमोस्ट ऑनेस्टी। जो मुझे आता है वो मैं वहाँ पर अपना आंसर बताऊंगी क्लियरली, और जो मुझे नहीं आता आई विल सिंपली से नो टू द पैनल, एंड दैट्स हाउ एवरीवन शुड डू। Lastly, जी, now you are IAS. And who contributed the most in your family? वेल No एवरीवन, diplomatic answer. बिल्कुल भी नहीं। जो प्रिपरेशन थी वो उसमें सबने इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया है, बट एक जो हट के कंट्रीब्यूशन जो दिया है वो मेरे फादर ने दिया है। ही वाज द वन, That's not diplomatic answer. दैट्स नॉट एट ऑल अ डिप्लोमेटिक आंसर, Yeah. बिकॉज ही वाज द वन, Do agree? बिकॉज ही वॉज द वन जिन्होंने ये जो सीड था इस चीज का, दैट यू हैव टू गेट इनटू सर्विसेज, दैट वाज हिज कंट्रीब्यूशन। एंड थ्रू आउट माय जर्नी, नॉट ओनली ऑफ द सिविल सर्विसेज, प्रायर टू दैट जब मैं अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, मैं अपने फादर के साथ ही रहती थी दिल्ली में। तो मेरे पापा ने ही मुझे जो है सपोर्ट किया है, क्योंकि पढ़ाई के रूप में वो मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते थे इस हिसाब से कि वो उनका जो कॉमर्स का बैकग्राउंड रहा है और मेरा साइंस का रहा है, और सिविल सर्विसेज से तो हमारी फैमिली हमेशा से ही दूर ही थी, कोई इसमें नहीं था। बट उन्होंने जो वो मेंटल सपोर्ट दिया है, स्पेशली उस टाइम पर जब मैं फेलियर देखे हैं मैंने, दो बिग फेलियर्स, जो एक सोसाइटी का प्रेशर भी रहा है उस टाइम पर, फाइनेंशियल प्रेशर्स आने लग गए थे एक पॉइंट के बाद, तो उसमें मेरे फादर ने वो प्रेशर्स मेरे तक कभी आने नहीं दिए, और इसी वजह से जो है मैंने हौसला नहीं हारा, और till at the end finally I got the success, and it is completely the contribution of my father. तो ये है हर्षिता शर्मा, IAS 23-24 बैच की, हर एक बैरियर को तोड़ के IAS बनी, और आज हमारे इस चैनल न्यूज़ बर्तन 24 के फोरम से इन्होंने कहा कि वो ऑनेस्ट रहेंगी एडमिनिस्ट्रेशन में, देश के प्रति भी, और चेंजेस लाएंगी, जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर है, या फिर वुमेन इक्वालिटी की बात की इन्होंने, और फिर गुड गवर्नेंस की बात की। हमारी तरफ से, न्यूज़ चैनल की तरफ से
आपको एक बार फिर से बधाई, और आपकी जो ये आपने वायदे किए काम करने के, उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।